इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं इस बात पर एक कॉमन बात पर स्पष्ट हूं और मेरे पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि इस देश की जनता किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी जो एक माफिया होगा, या एक ऐसे नेता का समर्थन नहीं करेगी जो होगा तो माफिया नेता की पोशाक में पर समर्थन करेगा माफिया। अब माफिया मतलब कौन? माफिया मतलब वो व्यक्ति जो किसी भी अपराधी को बैक करे। माफिया मतलब वो व्यक्ति जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो। माफिया मतलब वो व्यक्ति जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। ये स्पष्ट है। अब मैं एक चीज नहीं समझ पाया अखिलेश जी कि आप बदलाव की बात करते हैं। अब बदलाव की बात करते वक्त अखिलेश जी, किसानों की बात करते वक्त अखिलेश जी, और साथ में महिलाओं की बात करते वक्त अखिलेश जी, आप में एक बात नहीं समझ पाया कि जीडीपी की आप बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, पर आपके एजेंडे में राम मूर्ति, रफीक अंसारी, नाहिद हसन, आजम खान कैसे आ गए? भाई ये किसान है क्या? राम मूर्ति दोस्तों टाडा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये महान नेता कहते हैं कि 10 मार्च के बाद पुलिस वालों को हिसाब दे देंगे। जरा सुनिए। तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जो भी है, जो हमारे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। अब ये कुछ कम नहीं था, तो मैं आपको एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। रफीक अंसारी मेरठ शहर से ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये महान सेक्युलर किसान नेता कुछ समय पहले कहते हैं 5 साल से हिंदू गर्दी बहुत है। जरा सुनिए। हर थाने में हिंदू गर्दी मचाइए। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। तो ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन अगर कम थे, तो नाहिद हसन, जिनको पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, फिर चेंज कर उनकी बहन को टिकट देना पड़ा। अब ये महाशय 2019 में कोर्ट द्वारा फरार घोषित हो गए थे। अब ये सेक्युलर किसान नेताओं को जरा एक बार सुनिए। पर पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त नाहिद हसन फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय एफटीसी विशेष न्यायालय शामली द्वारा अभियुक्त नाहिद हसन के विरुद्ध NBW 82 से RPC की उद्घोषणाएं जारी की गई हैं। अब ये सब काफी नहीं था, तो एक सबसे महान नेता जो सीतापुर जेल में कैद, आजम खान, जिनकी बेल एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट ने 6 दिन पहले ही खारिज करी, उनको भी टिकट दे दिया है। दोस्तों बात यह नहीं है कि आजम खान पे कितने मुकदमे हैं, बात यह है कि आजम खान किस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। जरा आजम खान की सोच को सुनिए। को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। तो फिर अपनी बदलाव की लड़ाई में अखिलेश जी, कि आप इस जोड़ी को टिकट देकर यह प्रूव नहीं कर रहे कि जो अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं और आप पर अटैक कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो ये महान अनुभवों का राज हो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? क्या आप पर जो अमित शाह ने अटैक किया है कि भाई माफिया राज वापस आ जाएगा, इस पे आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं जब आप आजम खान, नाहिद हसन, रफीक अंसारी को टिकट दे रहे हैं? इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता का आरोप है
जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूपी की जनता को माफियावाद और गुंडागर्दी से जुड़े हर प्रत्याशी को खारिज करना चाहिए, भले वो किसी भी पार्टी में हो। और मेरी दलील, जो करोड़ों उत्तर प्रदेश के वासियों की दलील है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं बर्दाश्त करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। जरा सुनिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्पीच में क्या कहा। मैं लेके आऊंगा, इसको सुनाऊंगा, पर इसके पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरे साथ इस मुकदमे में एसपी सिंह बघेल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी जो है वो, और ये अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं करल से। बघेल जी, देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ जितेंद्र त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ संदीप चौधरी जी, जो आरएलडी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आप सभी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं बघेल जी आपके पास और आपके साथ जितेंद्र त्रिपाठी के पास। बघेल जी, दोनों को 1 मिनट आएगी। मैं एक चीज नहीं समझ पाया बघेल जी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक कम्युनल आदमी को, बघेल जी को, एक कम्युनल आदमी को जिसका नाम है आजम खान, उस कम्युनल आदमी को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। इस व्यक्ति की सोच यह है कि यह व्यक्ति कहता है कि कारगिल की लड़ाई में हिंदुओं ने जीत नहीं दर्ज कराई थी, मुसलमानों ने जीत कराई थी। मैं कह रहा हूं किसानों की बात करिए, पर आजम खान को टिकट देने से आपकी कम्युनल सोच एक्सपोज नहीं होती? इससे ज्यादा कारगिल के शहीदों का अपमान क्या हो सकता है, जो माइनस में जाकर के वहां पे कारगिल में लड़े। मेरी अपनी लोकसभा में भाई साहब, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है कि नगला गोविंद में, नगला चौधरी में, और एक बघेल मरसलगंज में सतीश बघेल, और जो कारगिल पेट्रोल पंप कहलाता है आगरा में, वो शहीद हुआ था। अपमान करते हुए कोई कह रहा है कि कारगिल लड़ी थी, तो ये ठीक बात नहीं है और ये हमारे सैनिकों का अपमान है जो बर्फीली बर्फ में, एक जंगला और एक गांव भूतिया है। मेरे क्षेत्र जनेसर में जब मैं एमपी होता था, मैं 98 में एमपी हो गया था, डेड बॉडी 2 साल तक बर्फ में दबी रही थी। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जंगला गांव में एक हमारे जाट भाई की 2। तो ये कहना कि ये मुसलमानों में लड़ाई लड़ी थी, ये सैनिकों का अपमान नहीं है, अपमान है, अपमान है। बघेल जी और जितेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसानों की बात करिए, हाथरस की बात करिए, पर आजम खान को मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने 1 सेकंड बघेल जी, मैं आपने अपनी बात रखी, बघेल जी आपने अपनी बात रखी, बघेल जी मुझे जितेंद्र त्रिपाठी जी के पास जाना है। इतनी ठंड और इतनी रात में जरा बघेल जी, किसानों की, बघेल जी मेरी बात सुनिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी, बात इतनी नहीं है। 28 जनवरी 2022 को, मतलब 4 दिन पहले, कोर्ट ने जब इनकी एप्लीकेशन बेल की खारिज करी थी आजम खान की, तो सुनिए क्या बोला था। कोर्ट के स्पेशल जज अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने ऑर्डर पास करते हुए कहा था कि अगर आजम खान को छोड़ देंगे तो पीस और हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी किसानों की लड़ाई आजम खान लड़ेंगे जितेंद्र जी? ये जो आपका भाषण था पिछले 5 मिनट का, आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई पंचिंग बैग हूं, आप पंच करेंगे और मैं सुनता रहूंगा? खाद की कमी ली गई है, यूरिया जो है आप कुछ भी बोलते रहेंगे। आपने अपने भाषण के लास्ट में जो लाइन बोली है, सुनिए, मैं तो बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, बोलिए। मैंने अभी आपको ये सैकड़ों की आप कोई कागज दिखा रहे थे ना, वो कागज मेरे पास भी है, मैं जरा बोल लूं उसके बाद वो कागज दिखाऊंगा। आपके भाषण में जो आखिरी लाइन थी, आपने कहा था कि माफिया किसी भी पार्टी में हो उसका सफाया होना चाहिए, और जब आप गिना रहे हो तो खाली वो 3 मुसलमान माफियाओं के नाम गिना के आप हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हो। आपको दूसरी पार्टी के माफिया दिखाई नहीं पड़ते भंडारी जी? ये एक मेरे पास लिस्ट रखी हुई है, ये भाजपा के विधायक हैं, देवमणि द्विवेदी लंबुआ सुल्तानपुर के विधायक हैं। इन्होंने विधान परिषद अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। ये 19-17 माफियाओं के इसमें नाम हैं।
जिसमें सब मिला के 918 मुकदमे हैं, आपको एक भी इसमें से नाम लेना उचित नहीं समझा आपने? आप अपने यहाँ पे अंधभक्त का एक ठप्पा लगा लो भंडारी जी, ये पत्रकारिता छोड़ो आप। जितेंद्र जी, फर्क है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिसकी बात राकेश जी करेंगे। पर आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, और आपका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। मतलब आप ये मानते हैं, आज आपने एक बात मान लिया कि आजम खान, नाहिद हसन और ये दो तीनों माफिया है। आज आपने मान लिया। मैं आज ओपन शो पे कह रहा हूँ, राकेश जी, जितेंद्र जी ने कबूल लिया कि आजम खान, नाहिद हसन और ये दोनों लोग जो है माफिया है, तभी वो बीजेपी के व्यक्ति से कंपेयर करें। वेल डन, वेल डन, वेल डन। एक्शन लीजिए बीजेपी के एमएलए के खिलाफ भी। राकेश जी बीजेपी के एमएलए के खिलाफ भी एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच सर, यू हैव अप्रिशिएटेड। आप अपने ही जान में खुद फंस गए। एक्शन लो। पर आपके आजम खान को आज खुद मेरे शो में मान लिया, आपके दिल के अंदर का जो कॉन्शियस है वो जाग गया। आपको समझ में आ गया कि आजम खान एक कम्युनल आदमी, एक एंटी वुमन व्यक्ति को आपने टिकट दिया। आजम खान के खिलाफ 87 केसेस। आजम खान कहता है हमारी आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट, आजम खान महिलाओं के खिलाफ स्टेटमेंट देता है, और आप बात करते हैं कि आजम खान के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अरे आपको समाजवादी पार्टी से टिकट चाहिए रहेगा तो आप आजम खान की तरफदारी करिए, मैं जनता की आवाज उठाऊंगा। राकेश जी आपके एमएलए पे बताइए, आप लोग माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी करते? राकेश जी, माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी करते? आप माफियाओं की सूची जारी करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करिए। राकेश जी, प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का कैसा आतंक था। उत्तर प्रदेश जानता है कि अहमद का क्या आतंक था। उत्तर प्रदेश जानता है कि रिजवान जमीन का क्या आतंक था। उत्तर प्रदेश जानता है कि नाहिद हसन का क्या आतंक था। उत्तर प्रदेश आरोपी था, उसको मुख्यमंत्री आवास में सरकारी वायुयान से बुला करके वो चाय नाश्ता कराने का काम करते थे और उसको वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश ने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तमाम माफियाओं को केवल मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर सरकारी संरक्षण मिला करता था। उत्तर प्रदेश ने ये दिन देखे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देख रहा है कि वो मुख्तार अंसारी जो खुलेआम हाथ में हथियार लेकर के दंगों में धमकाने का काम करता था, वो मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठ करके आज गिड़गिड़ा रहा है, जान की भीख मांग रहा है। मुख्तार अंसारी का बेटा अभी आज जब जेल से निकलकर बाहर आया तो उसने याचना की कि उत्तर प्रदेश में हमारे माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? आप माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? जितेंद्र जी, माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? जितेंद्र जी, माफियाओं की सूची देख ली हो तो आप समाजवादी पार्टी की सूची देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की सूची ही माफियाओं की सूची है। जितेंद्र जी, नाम गिन लीजिए। पहला नाम नाहिद हसन का घोषित करने का काम किया है। असलम चौधरी हो, रफीक अंसारी हो, ठीक है। जितेंद्र जी, मेरी बात, राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मेरी बात सुनिए। जितेंद्र जी मेरी बात सुनिए। जिन पर लगा है, जिन पर रासुका तामील हुआ है, गैंगस्टर, कोई इंडियन पेनल कोड के मैं एक बात नहीं समझ पाया राकेश जी, मैं एक बात को नहीं समझ पाया। राकेश जी सुनिए मेरी बात। जितेंद्र जी मुझे एंकर करने दीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जितेंद्र जी सुनिए, मैं एक चीज को नहीं समझ पाया। जितेंद्र जी बहुत लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो बोलना है बोलिए, पर मुझे बताइए कि अगर आपकी लड़ाई बदलाव की लड़ाई है तो इस बदलाव की लड़ाई में आप प्राइमा फेसी टेंटेड लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? आपको लगता है कि अगर इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे, तो जब आपकी सरकार आएगी तो उनको हटा दीजिएगा। इतनी क्या विवशता है कि इनको टिकट देने की? मुझे समझाइए जरा, बोलिए बोलिए जितेंद्र। अरे भंडारी जी, मुझे एक बात बताइए। जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है उसमें एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 100 लोगों के ऊपर जघन्य मुकदमे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? मेरा हर अपराधी के खिलाफ मुकदमा है, मेरा मैं सहमत। हर आपराधिक सवर की मुकदमा। राकेश जी इसका जवाब देंगे, बोलिए आप, बोलिए जितेंद्र जी बोलिए। एडीआर की रिपोर्ट पर आपको समझा दूं। राकेश जी जरा रुकिए, जितेंद्र जी को बोलने दीजिए। जितेंद्र जी को अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए। 30 सेकंड में राकेश जी आपके पास आऊंगा। राकेश जी 30 सेकंड में आपके पास आऊंगा, आपके जूम को सही करिए जी। जितेंद्र जी देखिए जितेंद्र जी इस बात को जानते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट में वो सारे नाम शामिल कर लिए जाते हैं जिन पर इंडियन पेनल कोड की कोई भी धारा लिखी हो।
वो धारा सरकारी कामकाज में बाधा की भी हो सकती है, वो धारा सरकारी कर्मचारियों सरकारी संपत्ति पर बाधा रोकने की हो सकती है। अच्छा, मतलब आपकी धारा सरकारी कामकाज में बाधा की और हमारी धारा जगह में, क्या कमाल करते हो राकेश भाई, क्या बात करते हो? तो निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जब हम आंदोलन करेंगे, आपके मुकदमे हल्के और हमारे मुकदमे भारी, कहीं पर न्याय व्यवस्था के लिए आप मुकदमा दर्ज। मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ प्रदीप जी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपके देख रहे दर्शकों को उदाहरण याद आ जाएगा कि कैसे संगीत सोम और सुरेश राणा आदमी के ऊपर 100 मुकदमे हैं। राकेश जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। राकेश जी मेरे एक सेकंड, मैं आप सभी से कह रहा हूं, आप सभी 30-30 सेकंड बोले। रुकिए जितेंद्र जी, जरा रुकिए जितेंद्र जी। देखिए राकेश जी, आपने अपने पूरे जो चुनाव के प्लान को बनाए गुंडाराज माफिया राज के खिलाफ, तो आपके लिए जो बार होंगे वो दूसरों के खिलाफ सेम नहीं हो सकते। तो अगर आप समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे, मैं कंप्लीटली आजम खान, अतीक अहमद इन सब के अगेंस्ट हूं, पर अगर वो एक रिपोर्ट को दिखा रहे एडीआर की, तो प्राइमा फेसी अगर वो कह रहे हैं मुकदमे आपके भी लोगों के खिलाफ दर्ज है, तो आप भी उनको नहीं दे सकते थे, आप भी उनको टिकट नहीं दे सकते थे ना। आपको भी इसी क्या व्यवस्था पड़ गई कि आप उनको टिकट दे रहे थे? नॉट प्राइमा फेसी, एक्चुअल। मैं उदाहरण से बता दे रहा हूं प्रदीप जी, मैं उदाहरण से बता दे रहा हूं। संगीत सोम और सुरेश राणा पर इनकी सरकार में रासुका शामिल किया था। क्यों रासुका शामिल किया था? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे में जो दंगे के पीड़ित लोग थे, ये उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे। ये दंगाइयों के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाने का काम कर रहे थे, ये वहां लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की शासन ने इन पर मुकदमे लिखने का काम किया, इनको दंगाई घोषित करने का प्रयास किया और रासुका शामिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने रासुका खारिज करने का काम किया। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा कि किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे हैं, क्यों वापस ले लिए अपने मुकदमे? यानी ये गौ तस्करी के हाथे चलती रहे और कोई आवाज न उठाए। आवाज उठाएंगे तो मुकदमे दर्ज करेंगे और उन मुकदमों को बताएंगे कि हम अपराधी हैं। अरे क्यों वापस लिए गए? कौन अपराधी है और कौन समाजवादी है? ये सारे अपराधी हैं। मैं इसी बात को आगे ले जाते हुए संदीप चौधरी जी जो आरएलडी के, उनके पास आना चाहता हूं। संदीप चौधरी जी खेल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता 25,000 रुपए का इनामी क्रिकेट खेल रहा है? एक्शन लीजिए, पर आजम खान की हिस्ट्री जो है वो टेंटेड है और मैं बोल रहा हूं एक्शन लीजिए। जितेंद्र जी, अगर आपकी सरकार आती है एक्शन लीजिएगा। मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर वो क्रिकेट खेल रहा है जेल के अंदर जाना चाहिए, पर वो जस्टिफाई नहीं करता कि आजम खान जैसे व्यक्ति को सीतापुर जेल के अंदर जाने टिकट दे दिया। उसको संदीप चौधरी जी मेरी बात सुनिए। संदीप चौधरी जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सिर्फ संदीप जी का मेरा ऑडियो रखिए प्लीज। राकेश जी और जितेंद्र जी तब से आप बोल रहे थे, रुक जाइए। राकेश जी और आप जितेंद्र जी, आप दोनों को मैंने काफी ज्यादा समय दिया, मुझे डिबेट को मॉडरेट करने दीजिए, रुक जाइए, मेरे को आरएलडी के पास जाने दीजिए। देखिए कुछ समय से संदीप चौधरी जी, अमित शाह जी ने आज वापस से कहा है, और राकेश जी को लेफ्ट में रखिए, अमित शाह जी ने वापस से कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी आरएलडी की सरकार आ जाएगी तो आजम खान का राज होगा और आपको दरनिकार कर दिया जाएगा, आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। मैं आपको 23 अगस्त आपको मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर राइट्स पे क्या कहा था वो सुनाना चाहता हूं, और ये है मार्च 26, 2014 की। राकेश जी को लेफ्ट में रखिएगा। हैड सेंटर एंड स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज स्मेल्ड द प्रॉब्लम इन एडवांस and informed the district administration, the incident could have been prevented. We prima facie hold state government responsible for negligence and not taking necessary action. ये मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आप मुझे बताइए कि आपको भय है कि आजम खान और बाकी के जो लीडर्स हैं जिस वेस्ट के अंदर, वो वापस से ऊपर हो जाएंगे और आपकी पार्टी को सिर्फ इलेक्शंस तक इस्तेमाल किया जाएगा? और मुजफ्फरनगर के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट याद है कि नहीं याद है? बोलिए। देखिए प्रदीप भाई, पहली बात तो हमें किसी भी तरीके का कोई भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो सरकार आएगी वो किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी और किसानों का सम्मान वापस लौटाने का काम करेगी। लेकिन हमें जो भय है प्रदीप भाई, हमें भय इस चीज का है, जिस तरीके से गोपाल कांडा ने गीतिका शर्मा ब्राह्मण समाज की हमारी बेटी के रेप किया, उसका मर्डर किया, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरीके से कुलदीप सेंगर ने बेटी का बलात्कार किया, पूरे परिवार की हत्या की, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जिस तरीके से हाथरस में दलित हमारी बहन का रेप किया गया, मर्डर किया गया, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जिस तरीके से चिन्मयानंद ने बेटियों के बलात्कार किए, जिस तरीके से इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, आपको मैंने जितने नाम बताए हैं प्रदीप भाई, ये सारे बीजेपी के हैं। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो लोग थे,
मैं समाजवादी पार्टी का ना प्रवक्ता हूं, ना मैं किसी को डिपेंड करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस नाहिद हसन का आपने नाम लिया, क्या उसने किसी बेटी का बलात्कार किया है? क्या उसने किसी मैं शौक दूं संदीप जी, मैं संदीप जी शौक दूं। कुछ समय पहले नाहिद हसन का स्टेटमेंट सुनाऊं आपको? कुछ समय पहले नाहिद हसन का स्टेटमेंट सुनाऊं मैं आपको? मुझे बताइए। जया प्रदा को नाचने वाली किसने कहा था? आजम खान ने कहा था। नाहिद हसन ने कुछ समय पहले क्या कहा था? 24,000 अगर जाट है तो 90,000 हम भी है। आपको जो अलायंस के कंपल्शन से वो सही है, पर आप इस तरीके से नहीं कह सकते। अगर जितेंद्र जी ने बीजेपी की कुछ लिस्ट बोला, मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हूं, पर मैं आजम खान, अतीक अहमद और इन सबको नहीं बैक कर सकता। राकेश जी मेरी बात सुनिए। राकेश जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, राकेश जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको सिर्फ जाट अभी चुनाव के करीब में ही क्यों याद आ रहे हैं? आपको सिर्फ इसीलिए जाट चुनाव के करीब में याद आ रहे हैं क्योंकि क्या आपको जाट के वोट नहीं मिल रहे? और सिर्फ अभी अभी आपको जयंत पहले क्यों नहीं याद है? आपको पहले क्यों नहीं याद आया कि ये अलायंस जो कब से हुआ था? सिर्फ चुनाव जब आचार संहिता 7 दिन पहले, तब याद आ रहे जाट वोट नहीं मिल रहे, चलो 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 कंफ्यूजन क्रिएट करो। राकेश जी जनता समझती है। वेल डन प्रदीप भाई, वेल डन। दो तरह के नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी। पहला नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, और दूसरा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि जाट भाजपा से बहुत नाराज है। ये दोनों ही नैरेटिव खोखले साबित होंगे जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश में हर जाति वर्ग के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हमने हर गरीब वर्ग के साथ हमने उत्तर प्रदेश में न्याय करने का काम किया है। 44 लाख लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने आज शौचालय देने का काम किया है। 1 करोड़ 61 लाख लोगों को हमने आज सौभाग्य योजना के बिजली कनेक्शन देने का काम किया है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जानता है कि 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान अखिलेश यादव जी ने किया था, और 1,60,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। देखिए, हमने काम किया है, इसलिए हम जानते हैं कि कोई किसान शायद से आज आरएलडी एसपी को सपोर्ट कर रहा है। राकेश जी एक रूप में योगी कोई किसान शायद से आरएलडी और एसपी को सपोर्ट कर रहा है। राकेश जी शायद तभी से आपको उनको ओवरचर देने की जरूरत पड़ गई। आपको वही किसान शायद से आरएलडी और एसपी को सपोर्ट कर रहा है। आ रहा हूं जितेंद्र जी, इसीलिए आपको अभी याद आ गए जैन जी, पहले तो याद नहीं आए थे जैन जी। मैं ये चीज तो नहीं मानता। और एक और चीज मैं कह दूं जितेंद्र जी, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो गलत को गलत नहीं बोलता है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ भी मैं उठ के बोला था, खुल के बोला था मैंने, पर आजम खान से दुगनी आवाज में बोलूंगा मैं। तो राकेश जी नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी में भी रहे, अगर इधर बोल रहे थे तो 3 माफिया उधर लेने चाहिए थे, तब बराबरी होती। रुक जाइए जितेंद्र जी। राकेश जी फिर नहीं, मैं स्पष्ट करके कह दे रहा हूं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी जी को कोई न्योता नहीं भेज रही है। हम तो स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि आज जयंत जी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। मुजफ्फरनगर की 4 सीटें और समाजवादी पार्टी ने अपने नेता बैठा दिए। सिवाल खास में नहीं, पर अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है राकेश जी, तो ये समाजवादी पार्टी को करने दीजिए चिंता। राकेश जी समाजवादी पार्टी को चिंता करने दीजिए ना। जिसने अपने चाचा की नहीं सुनी, अपने पिताजी की नहीं सुनी, वो जयंत चौधरी जी की क्या सुनेगा? वो तो आजम खान की सुनेगा। राकेश जी मैं आपको चीज बताऊं, सुनिए मेरी बात। वो समाजवादी पार्टी का अलायंस पार्टनर है, उनको चिंता करने दीजिए। मेरी बात, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? पर देखिए जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप हाथ मत उठाइए, मैं आपको पूरा समय दूंगा जितना आप मेरे को बोले। सुनिए मेरी बात, आप जितेंद्र जी और राकेश जी को स्क्रीन पे। जितेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब अखिलेश जी ने किसानों की बात की थी, मैं खुश हुआ था। जब अखिलेश जी ने बोला था कि वो जनता के मुद्दे उठाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे, मुझे लगा सही है। पर मुझे एक चीज बताइए, आजम खान को वापस से मैं आऊंगा, और सुनिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आदमी की जो सोच है ना, वो इस देश के लिए सबसे बड़ी कम्युनल सोच है। जो आदमी ये कह सकता है कि सेना में मुसलमानों ने जिताया था, हिंदुओं ने नहीं, वो देश के लिए हानिकारक है। और वो सीतापुर जेल में 6 दिन पहले उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है। 2 wrongs डज नॉट मेक अ राइट जितेंद्र जी, दैट इज द लॉजिक विच एवरीबडी फॉलोज। सो मुझे बताइए कि क्या आजम खान बहुत बड़े किसान नेता है? क्या आजम खान बहुत बड़े जननायक है? क्या आजम खान भैया के नाम पे आप वोट ला रहे? तो आजम खान को टिकट दे क्यों रहे हैं आप, अगर आपकी लड़ाई किसानों की है? इससे तो फिर आप भाजपा जो कह रही है माफिया, तो सही है ये। किसान नेता, अरे भंडारी जी, किसान नेता आजम खान नहीं है। किसान नेता है हमारे देश के गृह मंत्री जी, किसान नेता है हमारे मुख्यमंत्री जी। वो शुरू से किसानी करते रहे हैं गोरखपुर मठ में। अमित शाह जी वहां पे किसानी करते रहे, ये सब किसान नेता हैं। आजम खान क्यों होगा किसान नेता? सुनिए भंडारी जी, मैं आपको बता दूं
कि चुनाव इस पे आजम खान मुख्तार अंसारी पे नहीं होगा। कितना भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, वहां हर हर महादेव और अल्लाह अकबर होगा और मिलके होगा। चुनाव इस बात पे होगा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं। चुनाव इस बात पे होगा कि किसानों के लिए हमने सिंचाई की बिजली माफ की है। चुनाव होगा 10 रुपए की समाजवादी थाली पर। अगर इलेक्शन राकेश जी आजम खान के बारे में नहीं है, भाईचारे के बारे में है, तो फिर आजम खान को टिकट देने की विवशता क्या हो गई? जैसे भाजपा की लिस्ट आपने निकाली तो आपको आजम खान पे जो कहते हैं मुसलमानों ने कारगिल वॉर जिताई थी, अरे छोड़िए 80 मुकदमे की 70 मुकदमे, मैं सोच को क्वेश्चन कर रहा हूं। मतलब अगर आपकी सरकार आ गई तो आपके लिए आजम खान जो है वो बेकसूर है, मतलब ये व्यक्ति जेल से बाहर आ जाएगा, और ये व्यक्ति जब जेल से बाहर आ जाएगा तो इसकी सोच बाहर आ जाएगी, इसकी सोच बाहर आ जाएगी, तो ये हिंदू मुसलमान करते रहेगा। फैसला होगा वो होगा, उसके साथ हम मैंने तो कभी हल चलाते हुए नहीं देखा आजम खान को, मैंने तो कभी हल चलाते हुए नहीं देखा आजम खान को। जितेंद्र जी पहले इस बात को समझ लें, आजम खान का मतलब मुसलमान भंडारी जी रुकिए, आजम खान का मतलब अपराधी होता है। योगी जी को देखा हल चलाते हुए, मुसलमान नहीं होता है। मुख्तार अंसारी का मतलब गैंगस्टर होता है। अतीक अहमद का मतलब मुसलमान नहीं होता है। अतीक अहमद का मतलब उत्तर प्रदेश में दंगाई होता है, अपराधी होता है। ये बघेल साहब यहाँ बैठे, इनको कभी हल चलाते देखा है? सिद्धार्थ कोई अपराधियों को आप श्रीकांत शर्मा को हल चलाते देखा है? मुसलमानों को बेइज्जत करने का प्रयास मत करिए। प्रताप शाही जी को हल चलाते देखा है? जितेंद्र जी प्लीज थोड़ा रुकिए, आपने बोला था उनको बोलने दीजिए। विकास के मसला मसला हो रहा है, क्योंकि दंगे हमने बंद कराए हैं। दंगे में घर हिंदू के भी जलते थे, मुसलमान के भी जलते थे। कर्फ्यू लगता था तो इनका बच्चा भी रोता था और उनका बच्चा भी रोता था। हमने आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन, मैं वापस से आ रहा हूँ। जितेंद्र जी आप इसका जवाब देंगे और संदीप जी आप इसका जवाब देंगे, पर देश की जनता रिएक्ट कर रही है। अरे भाजपा के अंदर माफिया हो या सपा के अंदर माफिया हो, देश की जनता माफिया के खिलाफ है। जरा देखिए देश की जनता कूपे कैसे रिएक्ट कर रही है। वापस लौट रहा हूं, जितेंद्र जी, संदीप जी, राकेश जी बने रहे। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। जितेंद्र जी मैं एक बात समझ चुका हूं कि आजम खान आपका वीक पॉइंट है। राकेश जी साहब, राकेश जी मेरी बात सुनिए, आप, मेरे को पता है अंदर से आप भी आजम खान को सपोर्ट नहीं करते। सुनिए मेरी बात, मैं वापस से आऊंगा, सुनिए। अच्छा आप मुझे सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सुनिए क्या कहते हैं आजम जी। आजम जी ने 2017 में कहा, 2015 में कहते हैं कि जब पेरिस टेरर अटैक हुआ था तो उसके लिए उन्होंने कहा पेरिस टेरर अटैक एक रिएक्शन है। उसके बाद कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि ये डीएमवीएम से डरना मत, ये सिर्फ कर्मचारी है, कर्मचारी, और उन्होंने मायावती का एग्जांपल देके दिया था, आपको याद है। फिर 2017 में कहते हैं विमेन इन सम प्लेसेस आर चॉपिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बिकॉज दे आर कमिटिंग रेप्स, मतलब सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ ये व्यक्ति खड़ा है। मुझे आप समझ में नहीं आ रहा आपसे कि और ये व्यक्ति को आप टिकट देकर कौन सा बदलाव कर रहे हैं, मुझे समझाइए। मैं इस पे आपसे 10 बार पूछूंगा। कुलदीप सेंगर जब हुआ था, आप जाके उठा के देखिएगा, 10 बार मैंने पूछा था इस आदमी को टिकट देकर आप क्या बदलाव करेंगे, मुझे समझाइए बस, बोलिए। 20 सेकंड समझा। आजम पे बोलिएगा, आजम पे बोलूं मैं? बोलिए। क्यों बोलूंगा? आपका एजेंडा चलाऊंगा क्या मैं? अरे आपका टिकट दिया है उसको। सुनिए, पहले आपने कहा कि आपने आजम खान को हल चलाते पार्टी आपकी, मैं कौन होता हूं आपका एजेंडा चला? पार्टी आपकी, तो आप उसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट से टिकट कटवा दीजिए। कौन सा एजेंडा? ना कौन सा एजेंडा? जितेंद्र जी एजेंडा कौन सा हो गया आजम खान की बात करके? बात सुनेंगे नहीं, व्हाट इज हिंदू मुस्लिम एक भी स्टेटमेंट फैक्चुअल नहीं है क्या? तालिबान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये एजेंडा। आजम खान की बोली में बोल रहा हूं, आजम खान ने ये बोला था। जितेंद्र जी आप भी शर्मिंदा है इस बात से। तालिबान की बात उन्होंने की थी कि सफाई से जब धन कहां से आता, बोला तालिबान से लेके। सुनिए, अरे भाई जितेंद्र त्रिपाठी को टिकट देना चाहिए था, ना कि आजम खान को। मेरी बात सुनेंगे? मेरी बात सुनिए। आपने अभी कहा कि आपने आजम खान को हल चलाते नहीं देखा, कहा आपने? कहा आपने कभी योगी जी को हल चलाते देखा? आपने कभी अमित शाह जी को हल चलाते देखा? आपने नड्डा जी को हल चलाते देखा? ये बहुत बड़ा किसान है देश के, बताइए। पर मैंने राकेश जी योगी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि कारगिल के अंदर मुसलमानों ने जिताया था, हिंदुओं ने नहीं। मैंने नहीं सुना, ना 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 नहीं सुना कि कारगिल में मुसलमानों ने जिताया था, हिंदू में नहीं। कम्युनल तो वो आदमी है राकेश जी। ये सुना, उस पर आपने कोई बहस की? राकेश जी आपने योगी जी को ये बोलते सुना कि वो ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं, इस पे कभी आपने कोई अपना प्रोग्राम रखा? राकेश जी अब आपको लगे कॉर्नर, हम तो बीच में हैं, बैटिंग कर रहे हैं पिच पे,
हम आपके एजेंडे पे नहीं आएंगे, पक्का। आजम आपका एजेंडा नहीं है तो आजम को सीतापुर जेल के अंदर रहते हुए टिकट दे दिया राकेश जी। केवल आजम को ही टिकट नहीं दिया, आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा है। आजम के पुत्र को भी टिकट दे दिया। ना एक सेकंड राकेश जी, आजम खान आपके एजेंडे नहीं है क्या? उनके पास दो पैन कार्ड है। ये आजम खान ने कौन सा कर? रामपुर नहीं चाहिए आपको। एक सेकंड राकेश जी, जरा एक सेकंड रुकिए, 10 सेकंड। जितेंद्र जी, अगर आपका एजेंडा आजम नहीं है तो आजम को क्यों आपने रामपुर से टिकट दिया? आपने आजम को टिकट रामपुर से क्यों दिया? अगर रामपुर से आपका आजम आपका एजेंडा नहीं है तो मुझे समझाइए। मैंने अगर आप टिकट नहीं देते तो मैं शो करता क्या? एक कैंडिडेट है इसलिए उसको टिकट दिया। आपको तो मतलब चाहिए उसके वोट, तो क्या मैं उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनता के सामने नहीं दिखाऊंगा? देश के कोई और कैंडिडेट नहीं मिला आपको एक सीट जीतने से, ठीक है? और जो बयानों की आप बात कर रहे हैं, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसके जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति को आपने टिकट दिया है। राकेश जी, प्रदीप जी, एक अंतर, बेसिक अंतर और बताओ। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कैसे फर्क है, उत्तर प्रदेश की जनता, आपके चैनल देख रही जनता इस बात को समझ लेगी। समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को टिकट देने का काम किया अमेठी में। गायत्री प्रसाद प्रजापति सजायाफ्ता है गैंगरेप के मामले में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनकी पत्नी को टिकट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर पर आरोप लगे, गिरफ्तार करके उनकी पत्नी को हमने टिकट दे दिया है। बुलंदशहर में रेप पे बोलो, प्रयागराज में बच्ची मार दी गई, रेप करके कुएं में डाल दी गई, उसको बोलो। आज ओवैसी पे हमला हुआ, उसको बोलो। कुछ पापों का प्रायश्चित हो जाता, कुछ शायद इसके पाप कम हो जाते, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करने के बजाय गायत्री प्रजापति गायत्री प्रजापति गायत्री प्रजापति का जाप कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण खा गए, 69,000 नौकरी में ओबीसी का आरक्षण खा गए, उस पर बोलो। बेरोजगार आप ये झूठे आरोप लगाते रहो, आप झूठे आरोप लगाते रहो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही, आपने 2 लाख रोजगार दिए थे सरकारी नौकरियां, सारी नौकरियां भतीजावाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर। ये उत्तर प्रदेश की जनता निर्धारित कर देगी। संदीप जी, जितेंद्र जी और राकेश जी, आप और जितेंद्र जी जो है, आप जितेंद्र जी और संदीप जी को मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। ये आने वाले जितेंद्र जी प्लीज, जितेंद्र जी हो गया, जितेंद्र जी हो गया, जितेंद्र जी हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता 1 महीने के अंदर निर्धारित कर देगी कि किसकी बात सही है, किसकी गलत है। पर आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं संदीप जी, कि 1 महीना बचा है। और संदीप जी, मुझे आप दिल से बताइए, दिल से बताइएगा कि क्या आप सच में आजम खान को सपोर्ट करते हैं कि कोई भी अपराधी हो या आपराधिक छवि का व्यक्ति हो, भले भाजपा में हो, सपा में हो, आरएलडी में हो, बसपा में हो, उसको टिकट नहीं देना चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। और टिकट देने के वक्त नए गाइडलाइंस ये है जो ये कहते हैं कि जब आप टिकट देते हैं आपराधिक छवि के व्यक्ति को तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसीलिए ये आजम खान की पूरी छवि बाहर आ रही है। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, 10 मार्च को मेरे साथ जुड़िएगा। जनता डिसाइड करेगी कौन है कौन नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी, राकेश जी और संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, मेरे साथ आरएलडी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर शाहिद सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं। शाहिद जी, मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। शाहिद जी, अमित शाह जी आपकी पार्टी को ओवरचर्स दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर अलायंस नहीं आ पाया सरकार में या आ गया सरकार के अंदर तो आजम खान विल डिक्टेट द टर्म्स इन वेस्टर्न यूपी, ना कि जयंत चौधरी। आपको ये डर और खौफ है इस बात का? देखिए, इससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली बात तो यह कि अमित शाह जी को यह डर है, बल्कि उन्हें शायद विश्वास है कि गठबंधन सरकार बनाने वाला है, उनकी सरकार नहीं बन रही, यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब दूसरा जो वो डर दिखा रहे हैं, वो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें ना तो जयंत जी ने कोई सौदा किया है, ना उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का शौक है। हमारा मकसद किसानों के मुद्दों पर सरकार को बदलना है, सरकार को सबक सिखाना है। जिस सरकार ने किसानों का निरादर किया, किसानों को अपनी पैरों तले कुचला, अपनी गाड़ियों तले कुचला, तो वो हम काम करके दिखाएंगे। उसके बाद हम जो भी फैसला होगा, सरकार जो भी करेगी, वो किसानों के हित में करेगी और नौजवानों के हित में करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर जो है हम उसको
कोशिश करेंगे कि उस पे लाएं। हम इश्यूज पे साथ हमने जोड़ा है, हमने पद के लिए साथ नहीं जोड़ा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शाहिद जी, यू आर सेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप इश्यूज पे लड़े। मैं आप पहले बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन एंड नाउ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन शाहिद जी, और इसलिए आपकी इसमें इज्जत करता हूं काफी पर्सनली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं शाहिद जी कि आपको दर्द होता है इस बात का शाहिद जी कि जब किसानों की लड़ाई आगे चल रही है, जब आप गन्ने के भुगतान की बात कर रहे हैं, उसमें आपके अलायंस पार्टनर जाके टिकट जो होते हैं ऐसे प्राइमा फेसी टेंटेड लोगों को देते हैं, नाहिद हसन, आजम खान। इससे क्या किसानों की लड़ाई पीछे नहीं होती? क्योंकि फिर लोग बात करना चालू कर देते किस तरीके के लोगों को टिकट दिया। देखिए, ये तो एक बड़ा सवाल है कि इसके ऊपर एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा सारी पार्टियों को कि कोई भी अगर जिस पे चार्जशीट हुई है उसको टिकट ना दिया जाए। सच्चाई यह है कि आज 99 के करीब, 100 के करीब जो है बीजेपी ने भी ऐसे लोगों को दिया है। और खुद जो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बने थे उनके ऊपर दर्जनों केसेस थे, उन्होंने खुद अपने केसेस विड्रॉ किए बगैर कोई कमीशन बिठाए, बगैर, उसमें बहुत ही सीरियस किस्म के केसेस थे। तो ये सारी पार्टियों का इस हम्माम में सब नंगे हैं। ये मैं एक पत्रकार की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, इसलिए हम किसी एक व्यक्ति की बात ना करें, हम उसके ऊपर बात करें कि ये कैसे ये बदला जाए, और उस पर हमारे इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक राय लेनी पड़ेगी और सारी पार्टियों को मिलकर इस पे तय करना होगा। शाहिद जी, आई अंडरस्टैंड योर कंपल्शंस बट यू आल्सो नो दैट 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। मैं आपको इस पे, आप भी जानते हैं मैं किस चीज पे आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं आप उस पे वापस आऊंगा। पर एक और चीज कहना चाहता हूं, देखिए एक चीज मीडिया के अंदर आ रही है हर दूसरे तीसरे अखबार में, पोर्टल में शाहिद जी, कि आपका जो पूरा अलायंस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वो जाट मुसलमान कॉम्बिनेशन के ऊपर है। अब मैं अगर हिस्टोरिकली देखूंगा, पिछले इलेक्शंस को 2017 देख लूं, 2019 को मैं देख लूं, तो मैं ये नहीं देखता हूं कि डायरेक्ट वोट ट्रांसलेशन नहीं होता है। और पर्टिकुलरली 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स के बाद तो द डिवीजन इज वेरी स्टार्क। आपको नहीं लगता कि ये जो एंटायर आपका अरिथमेटिक जिसके बेसिस पर आप ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये केमिस्ट्री में नहीं बदलेगा पोलिंग बूथ पे? देखिए, ये अरिथमेटिक भी नहीं है और ये सिंपल केमिस्ट्री भी नहीं है। इस क्षेत्र में 1947 में, 1947 में भी कभी दंगा नहीं हुआ, यहां पर बंटवारा नहीं हुआ, यहां पे बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। एक इंसिडेंट की वजह से थोड़े से समय के लिए अगर लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं है, वो एक टेम्परेरी फेज था। और यहाँ पे लोगों में इतना भाईचारा है, उस भाईचारे को हमने दोबारा से इस्टेब्लिश किया है। हमें विश्वास है कि सारा प्रोपेगेंडा और सारा झूठ जो है इस भाईचारे को तोड़ नहीं पाएगा। और ये सिर्फ एक जात और बिरादरी का नहीं है। इस वक्त किसान जो है, हर आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान की हैसियत से वोट दे रहा है। वो नहीं देख रहा है कि उसका कैंडिडेट मुसलमान है, कि जाट है, कि गुज्जर है, कि ब्राह्मण है। न ही वो अपने को देख रहा है, वो एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, हिंदुस्तानी वोटर की हैसियत से ये फैसला कर रहा है कि किसान के हित में क्या है, नौजवान के हित में क्या है, रोजगार के हित में क्या है, महंगाई रोकने के लिए हित में क्या है, उस हिसाब से वो फैसला कर रहा है। शाहिद जी, रोजगार, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं इस पूरे मुद्दे पे मेरे हिसाब से मैं आपसे हूं सहमत, पर आपने कहा कि ये फेज टेम्पररी है। शाहिद जी, मैं आपको एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूं, कुछ ही समय पहले शाहिद जी, क्या आपको नहीं लगता आपका अलायंस पार्टनर इस टेम्पररी फेज को टेम्पररी नहीं परमानेंट करना चाहता है? आपको मैं इंस्टेंस दूंगा, क्योंकि आपने बड़ी बात की भाईचारे की। अब नाहिद हसन कुछ के एक समर्थक, कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया जिसमें वो कहते हैं कि अगर जाट 25,000 है तो मुसलमान 90,000 है, अगर कुछ भी हमारे चौधरी साहब के साथ करने की कोशिश करी तो हम भी जो है माहौल बिगाड़ देंगे। तो मेरा वापस से क्वेश्चन यही आता है, एक तरफ ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, भाईचारे की बात हो रही है, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर आफिक अंसारी का स्टेटमेंट आता है हिंदू गर्दी बहुत चल गई। आप किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़े तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं आपके अलायंस पार्टनर से? देखिए, ये वो स्टेटमेंट मैंने देखा था, वो कोई आम किसी वर्कर का स्टेटमेंट था, नाहिद हसन का नहीं था। हाँ, उसके सपोर्ट, उनके सपोर्टर का था। पर एक आफिक अंसारी इज दी कैंडिडेट फ्रॉम मेरठ शहर। तो हर तरफ भाजपा के सपोर्टर भी बहुत ही गलत बातें करते हैं, दूसरे भी करते हैं। उसके लिए हम कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराते। बहुत सारे धर्म संसद के नाम पे, दूसरी बातों के नाम पे नरसिंहार करने की बातें होती हैं, उसके लिए हम किसी एक को जिम्मेवार नहीं बनाते। तो यहां पर भी अगर किसी सपोर्टर ने कहा, मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं पूरी तरह से, अगर किसी ने ऐसा कहा है। और
हमें इस देश को बनाना है, तो हमें ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को खत्म करना होगा। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं किसी एक वर्ग की और किसी पार्टी की बात नहीं करता, जो पार्टी भी इस लाइन को लेकर चल रही है वो ठीक नहीं कर रही। इसका मतलब नहीं है कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि इसको हम कम करें और कैसे मुद्दों के ऊपर राजनीति हो। और यही वजह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने, जयंत चौधरी जी ने 4 महीने पहले अपना मैनिफेस्टो रख दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने 4 महीने पहले अपना मैनिफेस्टो किया। पर मैं यही कह रहा हूं कि क्या आपका अलायंस पार्टनर आपको पुल डाउन कर रहा है बाय गिविंग टिकट टू आजम खान? आर यू थिंकिंग दैट एज आरएलडी इज कमिंग डाउन? नहीं, आरएलडी बिल्कुल, आरएलडी को कोई दिक्कत नहीं है। अलायंस पार्टनर से पूरी मदद है, हमारी भी मदद उनके साथ है। हमारा गठबंधन जो है ये ऊपर से नहीं उतरा है, ये नीचे से गया है। ये पहले सोशल गठबंधन हुआ है, उसके बाद राजनीतिक गठबंधन हुआ है। ये 2 व्यक्तियों का, मेरे साथ चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं है। मैं आपको रोक रहा हूं, जमीन के ऊपर, जमीन से प्रेशर आया है। शाहिद जी, आप पहले जर्नलिस्ट रह चुके हैं। शाहिद जी, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय कम है और आप पहले जर्नलिस्ट रह चुके, तो आप समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट दिखाना होगा मुझे इसके बाद से। आप मेरे साथ जुड़े शाहिद जी, 10 मार्च को भी मैं आपको अपने साथ जोड़ूंगा। मेरे साथ शाहिद सिद्दीकी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आरएलडी, जुड़ रहे थे। दोस्तों, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता जो निर्धारित करेगी, वो नतीजा आपके सामने होंगे। इस देश के नंबर 1 शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।